Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 26 December of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आरबीआई कब फॉर्म किया गया था? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 356 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 356 क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया होगा सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, तो उसको आप क्लिक करके इसको डायरेक्ट हो जाएंगे। जहाँ यहाँ पर एक ज्वाइन ऑप्शन आता है, ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक करते ही आप क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन है, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ सारे पीडीएफ नोट्स हम लोग जो बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कोई भी प्रिपरेशन आप किसी भी एग्जाम्स की कर रहे हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा एज अ करेंट अफेयर। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, फार्मा यूनियंस रिफ्यूट पीएम चार्ज ऑफ चेंजिंग डिमांड्स। कि फार्मर्स यूनियंस जो हैं उन्होंने प्रूव की करने की कोशिश की है, जो पीएम का चार्ज है चेंजिंग डिमांड्स का, उसके स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए फार्मा यूनियंस ने वर्क किया है। तो इस पूरे न्यूज़ में वही बात की गई है कि मोदी अक्यूजेस अपोजिशन ऑफ यूजिंग फार्मर्स। कि मोदी जो हमारे पीएम है, उन्होंने एक्यूज़ किया है कि अपोजिशन है वो फार्मर्स को बहका रहा है, ऐसा उनका कहना है। इस पर ए आई के एससीसी सेज फोकस स्टिल ऑन एमएसपी, कि उन्होंने कहा है कि अभी भी फोकस उनका एमएसपी पे है। इसमें बात की गई रेफ्यूटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एलिगेशन, जो उन्होंने कहा था कि फार्मर यूनियंस वर मूविंग द गोल पोस्ट एवरी डे। कि कहते हैं जितने भी फार्मर यूनियंस है उनका गोल हर दिन चेंज होता जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। तो उस पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फ्राइडे को कहा कि उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो है एश्योर्ड गारंटीड एंड लीगलाइज्ड इनकम बाय अनाउंसिंग अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि एमएसपी हर क्रॉप के लिए अनाउंस कर देनी चाहिए। सिर्फ उनकी यही डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो इसमें यू न्यूज़ में वही बात की गई है कि 18,000 करोड़ भी फार्मर्स को देने की बात की गई है। कि उन्होंने पीएम ने बात की है कि एक प्रोग्राम रिलीज करने की, जो इंस्टॉलमेंट होगा 18,000 करोड़, जो दिए जाएंगे 9 करोड़ बेनिफिशरीज को, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आते हैं, उनको ये 18,000 करोड़ 9 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे। तो क्या कहते हैं, देखना है कि इससे फार्मर्स यूनियंस पे क्या आता है। कहते हैं कि ये फार्मर्स के लिए दिए जाएंगे, फार्मर्स बेनिफिशरीज को जो उस योजना के अंदर आते हैं। तो इस न्यूज़ में बात की गई है कि उन्होंने कई बातें की, जैसे कहा कि दोज लीडिंग द एजिटेशन टुडे सेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा व्हेन दे वर इन पावर उस वक्त वो जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से है। तो इस पे एवी जो अविक साहा है, जो एक IKSCC जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा फार्मर्स हैव ओनली वन डिमांड। कि फार्मर्स की सिर्फ एक ही डिमांड है कि एक गारंटीड एश्योर्ड और लीगलाइज्ड इनकम जो है उनकी, जो अनाउंस किया जाए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स के लिए, और जितनी क्रॉप्स है सारी क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, ऐसा उनका कहना। तो इस पूरी न्यूज़ में वही बात की गई कि पीएम अब एलिगेशंस लगा रहे हैं फार्मर यूनियंस पे, और फार्मर यूनियंस प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक ही डिमांड चाहते हैं कि एमएसपी हर क्रॉप्स पे लगना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ड्राई रन फॉर वैक्सीन रोल आउट इन 4 स्टेट नेक्स्ट वीक। गवर्नमेंट का कहना है कि ड्राई रन होगा वैक्सीन रोल आउट का 4 स्टेट्स में नेक्स्ट वीक से। इसमें ये 4 स्टेट्स हैं, एपी, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब। ये 4 स्टेट्स में वैक्सीन रोल आउट होगा। कि देखा जाएगा कि वैक्सीन कैसे क्या कहते हैं दी जाएगी लोगों को, उसके लिए चेकिंग होगी हर क्या कहते हैं हर स्टेट में। इसमें बात की गई कि द सेंटर इज गियरिंग अप फॉर द रोल आउट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री। जैसे 4 स्टेट से इनिशिएट किया जा रहा है एक ड्राई रन नेक्स्ट वीक, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा बताया कि आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब से इनको पहले कंसीडर किया गया है जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। कि हर स्टेट को प्लान करना होगा 2 डिस्ट्रिक्ट और प्रेफरेबली 5 सेशन, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC और जितने भी अर्बन साइट या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है रूरल आउटरीच में, हर जगह ये वैक्सीन रोल आउट होना चाहिए। तभी हमें पता चल पाएगा कि
वैक्सीन आने पर किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरह से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, नो लार्ज स्केल बांग्लादेशी इंग्रेसेस बीएसएफ बीजीबी। इसमें बात की गई कि कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट बिहाइंड पीपल नॉट एंटरिंग इंडिया इलीगली, कि कंट्री का जीडीपी ग्रोथ तभी बढ़ेगा जब कोई इलीगल इमिग्रेट घुसे ना इंडिया में, तभी हम जीडीपी को ग्रोथ दे पाएंगे। इसमें बात की गई कि बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया की है और जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश है, दोनों ने कंफर्म किया है कि कोई ज़्यादा लार्ज स्केल बांग्लादेशी जो घुसे नहीं है अभी, वही लोग घुसे होंगे जो लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी हेल्थ पर्पस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आए होंगे, या किसी कोई सोल पर्पस होगा, तभी जो लोग आए होंगे उनको ही परमिशन दी गई होगी। वैसे कोई लार्ज स्केल बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, ऐसा इसमें बात की गई कि बीएसएफ और बीजीबी ने दोनों ने कंफर्म किया ये बात। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 21-year-old स्टूडेंट सेट टू बिकम मेयर, कि 21 साल की स्टूडेंट मेयर बन सकती है, ऐसा इसमें बात की गई है। जो CPI-MS कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उनकी नॉमिनी है तिरुवनंतपुरम से, जो सबसे यंगेस्ट मेयर बनने के लिए कंटेस्ट करेंगी। तो क्या कहते हैं, देखना है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं उन्हें नॉमिनेशन के लिए देते हैं। वो एक वुमेन कॉलेज स्टूडेंट है जो मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मार्क्सिस्ट की, और वो यंगेस्ट मेयर हो सकती है तिरुवनंतपुरम की अगर उन्हें नॉमिनेशन के लिए खड़े होने की परमिशन दी गई। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ये आप याद रखिएगा। अगर ये खड़ी होती है तो यंगेस्ट मेंबर होंगी, तो कभी कभी किसी एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है कि सबसे यंगेस्ट क्या कहते हैं कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जगह पे यंगेस्ट मेयर बनने की होड़ में है। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट नॉट सेंडिंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट सेज गहलोत, कि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उनका कहना है कि गवर्नर बिल्स को प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए नहीं भेज रहा है। जो क्या कहते हैं उनकी स्टेट असेंबली ने पास किया, जो सेंटर्स के फार्म लॉज हैं उनके काउंटर में जो अमेंडमेंट बिल्स पास किए गए हैं क्या कहते हैं स्टेट असेंबली में, उनको राजभवन में रखा गया है, उन्हें क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए नहीं भेजा जा रहा है गवर्नर के द्वारा। तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, NMMC प्रिपेयर्स प्रायोरिटी लिस्ट फॉर गिविंग कोविड-19 वैक्सीन, कि NMC नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बनाई है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। उसमें कहा गया है कि 16,921 मेडिकल कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सबसे पहले फेज में वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे इसमें बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है सिविक चीफ जितने भी हैं उन्होंने स्टॉक में लिया है, इसमें कहा गया कि उनको भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड होगा। तो इसमें बात की गई है कि पहले जितने 1200 कितने जो 16,921 मेडिकल कोरोना वायरस है, उसमें से 12,431 एम्प्लॉयज़ जो 904 प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड होगा। तो उसमें पूरे में यही न्यूज़ बताई गई है कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या है NMMC की। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एम ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज टू मेक इंडिया अ सुपर पावर। मिनिस्टर का कहना है कि जो स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, स्टेट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर सुनील केदार महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पुणे में है उसको प्रिपेयर करेंगे टैलेंटेड यंग फोर्स जनरेट करने के लिए, जो ट्रांसफॉर्म कर सके महाराष्ट्र और इंडिया को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया बहुत चीज़ के लिए कैपेबल है, लेकिन उसे उतनी क्या कहते हैं सुविधाएं नहीं है जो क्या कहते हैं बाकी कंट्रीज स्पोर्ट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। उस तरह से इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा हमें एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनने के लिए, जैसे ओलंपिक्स में ऑल मेडल जीत सके हम लोग। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी और बनाई जाए। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है पुणे में, पुणे के जो बलेवाड़ी है वहाँ पे बनाई जा रही है। तो आप याद रखिएगा, इसे पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है इंडिया में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, IISER साइंटिस्ट आइडेंटिफाइज अ ग्रीन प्लांट। इसमें बात की गई है जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, उन्होंने एक जीन को फैसिलेट किया है जो क्या कहते हैं, जैसे हम सभी जानते थे किसी भी प्लांट में, जैसे कोई भी प्लांट होता है जिसकी, तो उसका जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो कहा हम लोग याद रखते थे कि कहते हैं क्लोरोफिल से ही ग्रीनरी आती है प्लांट में, लेकिन इन्होंने एक जीन को आइडेंटिफाई किया है जो ग्रीनरी लाता है। तो इसमें बात की गई है कि जो ग्रीनिंग ऑफ प्लांट्स होता है बाय प्लेइंग अ क्रिशियल रोल इन रेगुलेटिंग द जो लेवल्स होते हैं प्रोटोक्लोरोफिलाइट का, उसके लेवल्स को बढ़ाने के लिए जीन वर्क करता है। तो जो ग्रीनरी लाता है वो मैक्सिमली इस जीन के कारण ही आता है, ऐसा स्टडी में फाउंड हुआ है। स्टडी में फाउंड हुआ है कि जो जीन है BBX11, वो एक स्टडी में फाउंड हुआ है कि वो वही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीनरी प्लांट्स लाने में।
तो ये एक स्टडी क्या कहते हैं ब्रिटिश जर्नल न्यू फाइटोलॉजिस्ट में पब्लिश हुई है, जिसमें ये बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है रिचार्जिंग डीटीएच, कि जैसे हमने देखा है कि स्केल डाउन लाइसेंसिंग फी विल हेल्प बट देयर इज नो एस्केपिंग कंपटीशन, कि लाइसेंसिंग फी कम होगी लेकिन जो कंपटीशन है वो कम नहीं होगा। इसमें बात की गई जो हमने अभी देखा कि डायरेक्ट टू होम सर्विस डीटीएच टेलीविजन जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जोड़ने की बात की गई है। इससे जो टैक्सेस है लाइसेंसिंग फ़ी उसको 10% कहा गया है कि काफ़ी डिक्रीज़ होंगे, और इससे जो क्या कहते हैं कंपटीशन है वो नहीं कम होगा। इसमें बात की गई है पूरे एडिटोरियल में कि लाइसेंसिंग जो पीरियड होता था जो 10 साल का था वो अब 20 साल कर दिया गया है, और जो रिड्यूस की गई है लाइसेंसिंग फ़ी 8% जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के हिसाब से। तो इस पूरे न्यूज़ में यही बात की गई है। तो एट लास्ट इसमें कहा गया है कि वॉट ब्रॉडकास्टर इंक्लूडिंग स्टेट एंड दूरदर्शन जैसे हर जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको देखना होगा कि किस तरह से वो ऑथेंटिक प्रोग्राम या एंटरटेनमेंट दिखाएं जिससे उनकी तरफ लोग ज़्यादा खींचें, व्यूअर्स के फेवर में करें, तभी उनका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन क्रॉस कर पाएंगे। तो इस न्यूज़ में पूरे में यही बात की गई डीटीएच के बारे में, पूरी न्यूज़ डीटीएच के ऊपर है। चलिए अगला एडिटोरियल आता है आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी। पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 356 क्या होता है, उसके बाद इस एडिटोरियल को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, सब लोग मार्क कर लीजिएगा, ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आर्टिकल 356। आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बेस्ड है सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है किसी भी स्टेट में, स्टेट ऑफ इंडिया में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कहीं भी फेलियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का तो वहाँ पे ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो ये दो ग्राउंड्स पे लगाया जाता है। क्या कहते हैं कि पहला है कि इफ़ द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ रिपोर्ट, की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हुआ है, तब लगाया जाता है। या आर्टिकल 365 के द्वारा एज पर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इम्पोज इफ एनी फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, कि अगर जो भी क्या कहते हैं रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन सेंटर के द्वारा दिए गए हैं यूनियन के द्वारा, अगर वो फॉलो अप नहीं हो रहे हैं स्टेट्स में, तब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 365 के द्वारा। आर्टिकल 365 के द्वारा तब लगता है, और आर्टिकल 356 के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो। तो क्या कहते हैं आप याद रखिएगा, स्टेट इमरजेंसी भी इसे कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल को। चलिए अब देखते हैं एडिटोरियल को हम लोग। तो एडिटोरियल में दिया गया है कि जैसे हमने देखा कि जो अभी प्रेसिडेंट ऑर्डर था, जो कहते हैं अभी प्रेजेंट जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होने के कारण वहाँ पे आर्टिकल 356 लगाया जाएगा। क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लगेगा, क्या कहते हैं गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, ऐसा उनकी बात थी। इसमें वही बात की गई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहते हैं उस ऑर्डर पे आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी क्या कहते हैं वेकेशन के बाद इस केस को सबसे पहले लिया जाएगा, फिर देखना है क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। तब तक हम लोग देख लेते हैं क्या है ये। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 356 जो है वो क्या कहते हैं पहल एक ऐसा नो लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कि कोई ऐसा लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसने आर्टिकल 356 अपनाया हो। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है जिन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लिया था, दोनों स्टेट्स ने, लेकिन इंडिया ने इसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया। इंडिया के लोगों ने इस पर ज़्यादा रिसर्च की और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ये सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा आता था। ये क्या कहते हैं एक प्रोविजन था जो अपोज करता था फ्रीडम स्ट्रगल को। उस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल्स जितने भी स्ट्रगलर फ्रीडम फाइटर्स जितने थे उन्होंने इसको अपोज किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट ना कर सके। लेकिन उसके बाद जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने इसे फेडरलिज्म और स्टेबिलिटी के नाम पे इसे ऐड कर दिया है। कहते हैं कि एक यूनियन और स्टेट के बीच में स्टेबिलिटी रहेगी, इसलिए इसे ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस न्यूज़ में पूरे में यही बात की गई है। जैसे हम इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 360 356 कई बार यूज़ और मिसयूज़ किया गया है 120 मोर देन 125 टाइम्स। दो बी आर अम्बेडकर ने इसे एश्योर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तब भी कई बार इसे इम्प्लीमेंट किया गया और गलत तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे सबसे पहले जब ये हुआ था तो ये जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से लगाया गया था, उस वक्त लगाया गया था। इसमें पहली बात की गई है कि इन द फर्स्ट जो इन्वोकेशन हुआ था आर्टिकल 356 का वो 1951 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू ने गोपी चंद भार्गव का मिनिस्ट्री जो पंजाब में थी उनको हटाया था। वो मेजोरिटी के साथ थी
तभी उनको हटाया गया था प्रेसिडेंट रूल लगा के, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसके नाम पे लगाया गया था। फिर 1959 में फिर से यूज़ किया गया अगेंस्ट द मेजॉरिटी ऑपोजिशन गवर्नमेंट, जो एएमएस नंबूदिरी गवर्नमेंट थी केरला में। फिर गवर्नर बी रामाकृष्ण राव ने रिपोर्ट किया था, आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट सपोर्ट ऑफ द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल। उस वक्त कहा गया था कि कई मेजॉरिटी ऑफ पीपल का क्या कहते हैं ख़त्म हुआ है, कि उन्होंने साथ छोड़ दिया गवर्नमेंट का, इसलिए लगाया गया। फिर हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने भी क्या कहते हैं लगाए इसे कई बार, 27 बार, सबसे ज़्यादा बार 27 बार इंदिरा गांधी ने लगाया था आर्टिकल 356। उन्होंने जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी उनकी जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, जहाँ जहाँ पे हर जगह से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था हटा के। उन्होंने सिर्फ डिड नॉट स्पेयर इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ हर होम पार्टी, की उन्होंने अपने भी कई चीफ मिनिस्टर्स को इस रूल से क्या कहते हैं हटा दिया था। फिर देखा कि इसके बाद जब जनता गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी की, उन्होंने इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा किया। उन्होंने पूरी जितनी भी 9 मेजॉरिटी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इन वन स्ट्रोक एक बार में ही 9 जितनी मेजॉरिटी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनको अप्रैल 30 1977 में ही हटा दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें मिसेस गांधी ने रिप्लाई किया इन द सेम करेंसी ऑफ रिटर्न टू पावर इन 1980, जो उन्होंने रिमूव किया था 9 अपोजिशन मेजॉरिटी गवर्नमेंट को। उसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट टू एक्टेड इन सिमिलर फैशन। जैसे अभी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इन्वोक किया आर्टिकल 356 अरुणाचल प्रदेश ऑन रिपब्लिक डे इटसेल्फ इन 2016, कि कहते हैं जैसे आर्टिकल 356 को भी अभी नरेंद्र मोदी ने 2016 में रिवोक किया था पर रिपब्लिक डे के दिन अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। तो इसमें बात की गई है एट लास्ट, इस वक्त इसमें ज़रूरी है कि इसमें कहा गया है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है आर्टिकल 356 में, कि ऐसा देखा जाए कि जहाँ पे जिस स्टेट में मेजॉरिटी गवर्नमेंट है वहाँ पे नहीं हटाया जा सकता, जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट या कुछ दिक्कत की गवर्नमेंट है, जहाँ पे वरिसम का साइन दिख सकता है कि कुछ दिक्कत देखी जा सकती, सिर्फ वहाँ पे ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह का किया जाए, वरना इस तरह के केसेस जो आर्टिकल 356 इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट कर देते हैं वो इन फ्यूचर भी होता रहेगा। तो इसको ज़रूरी है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक तरह से मेजॉरिटी वर्ड को, जो अदरवाइज वर्ड है उसमें अदरवाइज को, उसको हटा देना चाहिए। तो अदरवाइज वर्ड जो है उसको हटा देना चाहिए, और क्या कहते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको नहीं हटाया जा सकता, प्रेसिडेंट रूल वहाँ नहीं लगाया जा सकता, ऐसा अपने हियरिंग्स में बता देना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, फर्स्ट सेट ऑफ डाटा फ्रॉम चंद्रयान 2 रिलीज हुआ है। इसरो के द्वारा बताया गया है कि चंद्रयान 2 ने अपना पहला सेट ऑफ डाटा भेजा है। इसमें कहा गया है कि चंद्रयान 2 अभी लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और उसने पहला अपना डाटा भेजा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है इसरो। इसरो को हम लोग देख लेते हैं, इसरो क्या है, कौन सी एजेंसी है। इसरो इसरो एक इंडिया स्पेस एजेंसी है जिसे फाउंड किया गया था 1969 में, कि इंडिजिनस इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक बूस्टर प्रोवाइड करने के लिए। ये वन ऑफ द 6 लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी जो है उनमें से एक है। इसरो मेंटेन करता है वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लीट ऑफ रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, और ये वर्क करता है जैसे कई एरियाज में, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेविगेशन, कार्टोग्राफी, टेलीमेडिसिन, डिस्टेंस एजुकेशन सैटेलाइट्स, इनके लिए वर्क करता है। इसका मिशन है कि डिज़ाइन करना और डेवलप करना लॉन्च व्हीकल्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन करना सैटेलाइट्स को, जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम है उसको भी कहते हैं मैनेजमेंट उसका देखना, नेचुरल रिसोर्सेज और मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन जो है सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए उसको देखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना स्पेस साइंस एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए, इस पर वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, आर्मी सीक्स टू एक्सपीडाइट हेलीकॉप्टर डील। इसमें कहा गया है एक वेवियर आएगा डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, इट विल सीक अ वेवियर फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। जैसे चीताज और चेतक जो हैं हेलीकॉप्टर, उनको नीड है रिप्लेसमेंट की, कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है इसकी रिप्लेसमेंट की, तो इस वक्त ज़रूरी है कि हेलीकॉप्टर डील्स की जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इसमें बात की गई है उर्दू ऑथर एसआर जो फारूकी थे वो पास हो गए। वो काफ़ी उनकी फेमस जो एक न्यास था, कई चंद थे सारे आसमान, तो क्या कहते हैं कई चांद थे सारे आसमान में, तो क्या कहते हैं ये काफ़ी कहते हैं फेमस इनकी बुक थी। इसमें बात की गई है कि जैसे हमने देखा था, हम सभी जानते हैं ये बहुत ही क्या कहते हैं लोग जानते हैं इसके बारे में, कि जब 1950 में जब रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था पहली बार, तो क्या कहते हैं उस वक्त उनका सिविल सर्विसेज इंटरव्यू हो रहा था। तो कुछ दिन पहले ही उनका इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया कि आप रुकेंगे
आप परेड देखने के लिए रुकेंगे? अगर आप रुकेंगे तो उन्होंने कहा कि आई डोंट लाइक सच तमाशास, तो उस वक्त उनको 0 मिला था इंटरव्यू में। ये कहानी इसमें बताई गई है, इसमें क्या रियलिटी वही लोग बता सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा लोगों का मानना है। इसमें कहा गया कि वो 1935 में उनकी बॉर्न हुए थे वो। फिर उन्होंने कई फेमस बुकें लिखी हैं, दिल की गीता, मैडम बोवरी, रेड एंड द ब्लैक, और उन्होंने कई वर्जन्स भी लिखे हैं गीता के। गुलिस्तान भी उनका द्वारा ही लिखा हुआ है, और उन्होंने कई बिग वर्क किए हैं, और काफ़ी बड़े उर्दू राइटर भी थे वो। तो कहते हैं उनकी जो बुक्स हैं काफ़ी कहते हैं अच्छी भी हैं और पढ़ने लायक भी हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 9 in 10 एम्प्लॉयज इन इंडिया रेडी फॉर लॉन्ग टर्म वर्क फ्रॉम रिमोट। ऐसा डेल स्टडी में बताया गया है कि 10 में से 9 लोग जो हैं एम्प्लॉयज़ इंडिया में, वो पूरी तरह से तैयार है वर्क फ्रॉम होम के लिए, कि वर्क फ्रॉम होम से क्या कहते हैं कि इसमें बात की गई है। इसमें बात की गई है मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तैयार है पूरी तरह से। जितने भी क्या कहते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, सब हर कोई चाहता है कि घर से ही काम कर ले, तो कहते हैं उसे आराम रहे। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो सोचते हैं, कहते हैं कि ऑफिस जाके वर्क करें तो ज़्यादा एफिशिएंट वर्क होगा। जैसे हमने देखा है कि इसमें बात की गई है कि स्टडी फाउंड हुआ है कि 91% जो एम्प्लॉयज़ इंडिया में वो पूरी तरह से तैयार है, एज अगेंस्ट 81% इन एशिया पैसिफिक एंड जापान। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म जो रिमोट वर्क है इंडिया में, कि कहते हैं सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म रिमोट वर्क वो कर सकते हैं और वो उनके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। तो इस डेल स्टडी में ये फाउंड हुआ है कि 10 में से 9 एम्प्लॉयज़ इंडिया में रेडी हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो ये एक स्टडी में फाउंड हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लाइक नहीं दबाया है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।